हेलो एवरीवन। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है अपॉइंटमेंट का, जिसमें कि हम नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के अपॉइंटमेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। लगभग ये 100 एमसीक्यूज हैं और आपके एग्जाम में यदि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये टॉपिक आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ ही ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं सब में हेल्पफुल होगा। आपके प्रीलिम्स एग्जाम को अभी तो 15 दिन है, जिसमें कि 15 दिन में हमने 15 टॉपिक कवर करने की ये सीरीज चलाई थी, जिसमें कि पहला टॉपिक अपलोड हो चुका है कल शाम को, जिसमें हमने जनगणना 2027 से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे थे। इसके अलावा स्टैटिक जीके में भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना 2011 की, इसके फैक्ट्स डिस्कस किए थे। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम नियुक्तियों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। याद रखें 25 जुलाई तक ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज है ये चलते रहेगी रोजाना शाम 7 बजे। आप लोगों ने पहला टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ देती हूँ या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ, जहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होइए, पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। 31वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी कि 31 नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि कौन बने हैं? रिसेंटली बन गए हैं धीरज सेठ, और इन्होंने स्थान लिया है उपेंद्र द्विवेदी का। इंडियन आर्मी जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, हालांकि 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यहां से यदि हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें, भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इसके जो प्रमुख हैं ये हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और याद रखिए उप प्रमुख जो है एसपी धारकर हो जाएंगे। वहीं यदि हम इंडियन नेवी का डिस्कशन करें, भारतीय नौसेना का, तो इसका प्रभार रिसेंटली संभाला है कृष्णा स्वामीनाथन ने, और इन्होंने डी के त्रिपाठी को रिप्लेस किया है। 31 मई को डी के त्रिपाठी ये रिटायर हुए और इन्हीं का स्थान ले लिया है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने। इंडियन नेवी जो कि 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब एक स्लाइड मैंने यहां से ऐड करी है जिसमें कि आप जल, थल, वायु सेना तीनों के प्रमुख और उप प्रमुख को एक स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना नेवी डे मनाती है। प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, उप प्रमुख ये भी रिसेंटली बने हैं अजय कोचर। फिर इंडियन आर्मी जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है, प्रमुख है धीरज सेठ, उप प्रमुख रिसेंटली बने हैं संदीप जैन। फिर इंडियन एयरफोर्स जो कि 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है, इसके प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, उप प्रमुख हो जाएंगे आशुतोष दीक्षित। वही तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च पद होता है या वरिष्ठ जो होता है, इसे सीडीएस का पद दिया जाता है। रिसेंटली भारत के तीसरे सीडीएस का प्रभार ये संभाला है एनएस राजा सुब्रमण्य ने। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये भारत के तीसरे सीडीएस हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे विपिन रावत, दूसरे थे अनिल चौहान, और अब तीसरे बन गए हैं यहाँ पर एनएस राजा सुब्रमण्य। मंथली करंट अफेयर की ये जो ई बुक है जून महीने की आप लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें कि 250 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाइलिंगुअल कवर कराए गए हैं। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के प्रमुख वैसे पहले से ही प्रवीण सूद थे, इनका कार्यकाल रिसेंटली बढ़ाया गया है और प्रवीण सूद ये अब मई 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन्हें मंजूरी दी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसका हेडक्वार्टर आप दिल्ली में पढ़ते हैं। छठवां सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है, तो 25वें नंबर के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 324 है, 324 से 329 के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसके फॉर्मेशन ईयर की बात की जाए तो ये 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के रूप में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आंसर सुकुमार सेन। लेकिन अभी कौन है 25वें नंबर के? ज्ञानेश कुमार। आपको यह भी याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें एक का नाम हो जाएगा सुखबीर सिंह सिंधु
और दूसरे का नाम यहां से हो जाएगा विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के 26वें नवंबर के बोलते यार मैं, ये तो मेरा टंग स्लिप होता है, जितना लंबा वीडियो करती हूँ ना उतना ही मेरा गलत होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके गवर्नर वर्तमान समय में हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। बात की जाए यदि आरबीआई की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1 अप्रैल 1935। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और आप ये जरूर याद रखें, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन यदि पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाता तब सीडी देशमुख राइट आंसर होता। इसके अलावा आरबीआई के 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में कौन है 4 डिप्टी गवर्नर, यह हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इससे भी रिलेट करते हुए एमसीक्यू मैंने ऐड किया है। अगला सवाल है, भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में कौन है? तो के संजय मूर्ति ये वर्तमान में भारत के सीएजी हो जाएंगे। पहले सीएजी ये वी नरहरि राव थे। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 148 है ये सीएजी को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, और नियुक्ति की किसके द्वारा जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। बात की जाए यदि भारत के सुप्रीम कोर्ट की, तो 28 जनवरी 1950 से स्थापना है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पहले ना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या ये 33+1 के फॉर्मूले पर आधारित थी। मतलब एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश थे। जरूर याद रखें सुप्रीम कोर्ट में जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। आपको ये भी याद रखना है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले 33+1 का फॉर्मूला चलता था, लेकिन अब यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये बढ़ा करके कितनी की गई है। सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन आया है तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच इसके बारे में बताया गया है। ये अपने डिसीजन पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आर्टिकल 137 में रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। सीजीआई को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश जैसे कि मैंने बताया हीरालाल जे कानिया थे, अभी 53rd नंबर के जस्टिस सूर्यकांत है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और बाद में सीजीआई भी रहे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मिलते जुलते कुछ करंट के फैक्ट मैंने ऐड करे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता सूची का जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसे पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख तकनीक पहल, वन केस वन डेटा और सुसहाय लॉन्च करी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया गया। माथेरान जो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, यहाँ पर हाथ रिक्शा पर बैन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह बने और लास्ट ईयर इसने फास्टर और सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था। सवाल 10वां है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 2025 में जो विजया किशोर रहाटकर है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक राइट आंसर है। इसरो के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। लास्ट ईयर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वी नारायण। फुल फॉर्म इसकी बनती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। इसके संस्थापक रहे हैं विक्रम अम्बलाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये 1 महीने पहले का ही अपॉइंटमेंट है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नए अध्यक्ष हैं ये राजेश कुमार सिंह बन गए हैं और इन्होंने समीर कामत को रिप्लेस किया है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका जो मोटो है ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अजय कुमार वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना की गई और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? लास्ट ईयर ही इनकी नियुक्ति की गई है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री नाम है, जो कि अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं।
ये जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं, 2 बार की ओलंपिक तैराकी स्वर्ण पदक विजेता हैं। थॉमस बाक को रिप्लेस करते हुए ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1894, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और इसके संस्थापक थे पेरे डी कुर्बितन और डी बिकेलस। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो लोगो नजर आ रहा है, इसमें 5 छल्ले दिख रहे हैं जो कि अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन कलर ओशिनिएशिया को, रेड कलर अमेरिका को और ब्लैक कलर यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। यही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो जुआन एंटोनियो समरंज बनाए गए थे, तो वन लाइनर में ही इनका नाम आप याद रख सकते हैं। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कौन है? जुआन एंटोनियो समरंज। गियानी इन्फैंटिनो का भी नाम आप याद रख लीजिए क्योंकि फीफा अभी चर्चे में है। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अभी पुरुषों का फीफा मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है जिसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा होस्ट कर रही है। इससे पुर्तगाल और ब्राजील तो आउट हो चुके हैं। रेस में भी अर्जेंटीना बरकरार है जो कि पिछले फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन रही थी। तैयब इकराम ये हॉकी को रेगुलेट करने वाली संस्था FIH के अध्यक्ष हैं। 16वें नंबर का सवाल है, किसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, तीसरे और अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए जो एंड्रयू पार्सन्स हैं ये बन गए हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया? ये सभी अलग अलग पद है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो शेख जुआन बिन हमद अल थानी ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष रिसेंटली बने हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर 1982 है और कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है जो कि ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम हो जाएगा PT ऊषा, जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जय शाह जो है अमित शाह के बेटे ICC के अध्यक्ष है। वही यदि ICC के CEO का नाम पूछा जाता तब संजोग गुप्ता राइट आंसर होता। ICC का फॉर्मेशन ईयर है 1909, दुबई UAE में हेडक्वार्टर है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चीफ का नाम पूछा जा रहा है जिनसे टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया था। इनका नाम है मोहसिन नकवी। न्यूज काफी ज्यादा ये वायरल रही थी क्योंकि आप सभी को मालूम है लास्ट ईयर भारत ने एशिया कप खिताब अपने नाम किया था। पुरुषों की जो टीम है किसे हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। तो विजेता टीम भारत ने ये जो ट्रॉफी है और मेडल्स है जो ये लेने से मना कर दिया था क्योंकि ACC के जो चीफ है मोहसिन नकवी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही अध्यक्ष रहे हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी थे। तो ये जो पूरा समारोह है 1 घंटे से भी ज्यादा इसमें देरी हुई, किसी ने भी ये मेडल एक्सेप्ट किया नहीं और बिना ट्रॉफी वितरण के ही ये समाप्त हो गया था। तो यहां से आप ये याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी ICC के हेड है जय शाह, CEO है संजोग गुप्ता, ACC के यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हेड है मोहसिन नकवी और भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी जो BCCI है इसके हेड है मिथुन मिन्हास। तो एक ही क्वेश्चन से चारों ऑप्शंस आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन BCCI से ही पूछा गया है। BCCI के 37वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? तो ये मिथुन मिन्हास है। इन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया। BCCI का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रवीण रंजन CISF के महानिदेशक बने हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल एरिया में इसके जवानों की तैनाती होती है और एयरपोर्ट्स पर भी CISF के जवान ही काम करते हैं। आप लोगों ने वो न्यूज देखी होगी जिसमें कि कंगना रनौत को CISF की एक महिला जवान के द्वारा थप्पड़ जो कि जड़ा गया था। ये एयरपोर्ट की ही घटना थी। तो ये एयरपोर्ट पर इनकी तैनाती होती है। CISF का फॉर्मेशन ईयर 1969, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान होते हैं ना, इनकी तैनाती सीमाओं की रक्षा करने के लिए की जाती है।
भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा है और भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, इसकी रक्षा करने का काम बीएसएफ के जवान करते हैं। फॉर्मेशन ईयर 1 दिसंबर 1965 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका जो मोटो है ये है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए अभी जो मैं आपको आर्म्ड फोर्सेस बताने वाली हूँ ना, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सभी आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएंगे, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जल, थल और वायु सेना के बारे में बताया, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी, ये तीनों ही आपके आते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ के महानिदेशक से रिलेटेड। सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कहां पर होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो बेसिकली नक्सलाइड एरिया में इनकी तैनाती होती है, दुर्गम क्षेत्रों में। 27 जुलाई 1939 इसका फॉर्मेशन ईयर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो संजय सिंघल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। एसएसबी के जो जवान हैं इनकी तैनाती कहां की जाती है? भारत, नेपाल और भारत भूटान की इस सीमा पर। अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी से। आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह हो जाएंगे। भारत चाइना या इंडो तिब्बत बॉर्डर की रक्षा करने का काम आईटीबीपी के जवानों का होता है। 1962 फॉर्मेशन ईयर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका जो आदर्श वाक्य है ये है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। 26 नंबर क्वेश्चन के बाद एक बार हम रिवीजन वाली स्लाइड देख लेते हैं। सीआईएसएफ के बारे में हमने देखा, प्रवीण रंजन इसके प्रमुख हैं। आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह, एसएसबी के संजय सिंघल, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप, आईसीजी इनकी इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? भारत में तटीय सीमाओं की रक्षा करने का काम, इनके कोस्टल एरिया की रक्षा करने का काम आईसीजी के जवान करते हैं। परमेश शिवमणि इसका प्रभार संभाले हुए हैं। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद है। यहाँ एडिशनल तौर पर मैंने आरपीएफ के महानिदेशक का नाम मेंशन किया जो कि सोनाली मिश्रा है। असम राइफल्स जो कि सबसे पुराना आर्म्ड फोर्स है, विकास लखेरा इसके प्रमुख हैं। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। अब देखिए ये जितनी भी अपॉइंटमेंट है ना, आज तारीख है 12 जुलाई, 12 जुलाई 2026 तक ये अपडेटेड है। अब इसमें यदि कोई चेंजेस आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वो आप जरूर देख लेना। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए काफी समय से जो अजीत डोभाल है ये एनएसए के पद पर हैं। डिप्टी एनएसए के पद पर कुछ समय पहले ही अनीश दयाल सिंह की नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आंसर इसका हो जाएगा आर वेंकट रमनी। अभी अटॉर्नी जनरल होते क्या हैं? देखिए ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल रिलेट करेंगे आप 76। फिर सॉलिसिटर जनरल कौन है? देखिए सॉलिसिटर जनरल पहले से ही तुषार मेहता थे, अभी इनका कार्यकाल है ना जो ये फिर से बढ़ा दिया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। 22 जून, देखिए जून का ये करंट अफेयर है, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि 2029 तक ये भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर बने रहेंगे। ये उनका चौथा और अब तक का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल होगा। और तुषार मेहता से पहले सीके दफ्तरी सबसे लंबे समय तक यानी कि 13 साल तक पद पर रहने वाले सॉलिसिटर जनरल थे। सॉलिसिटर जनरल जो है ये अटॉर्नी जनरल के बाद भारत सरकार का दूसरा सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी होता है। इससे ऊपर सिर्फ भारत का अटॉर्नी जनरल का पद है। 30वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में मतलब कि 18वीं लोकसभा चल रही है, इसके स्पीकर कौन है? तो 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर ओम प्रकाश बिरला थे और 18वीं के भी ओम प्रकाश बिरला है। पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा ये भारत की निम्न सदन है, इसे आप अस्थिर सदन भी कह सकते हैं, जो कि कभी भी भंग हो सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। पूछा जाए भारत के किस राज्य से सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश से। कितनी आती हैं? तो 80। अगला सवाल है,
राज्यसभा में उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ये होते हैं देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो कि वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। लेकिन उपसभापति के बारे में पूछा जा रहा है तो हरिवंश नारायण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा ये स्थिर सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में। फिर पूछा जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष ये होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी ही हैं। जब से नीति आयोग की स्थापना की गई है तब से इसके अध्यक्ष नहीं बदले गए हैं, क्योंकि 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 2014 से तो भारत में एनडीए की ही सरकार है। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। करंट का सवाल ये है कि नीति आयोग के अभी रिसेंटली उपाध्यक्ष बन गए हैं और इनका नाम हो जाएगा अशोक लाहिड़ी। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसका कार्यकाल होता 2012 से 2017 तक। लेकिन इसी बीच 2015 में आ गई एनडीए की सरकार और जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो योजना आयोग को इसने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर इसने नीति आयोग की स्थापना करी। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो मैंने बता दिया। इसके सीईओ के रूप में निधि छिब्बर की नियुक्ति की गई। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य में मतलब विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये शामिल होते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, खालिद अल अनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बने हैं, यानी कि अरब कंट्री के पहले महानिदेशक जो यूनेस्को के पद पर गए हैं। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से संबंधित हैं, तो ये इजिप्ट से रिलेटेड हो जाएंगे। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने? इनका नाम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है 2026 में। नाम याद रखेंगे जोहरान ममदानी का। अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार भारतीय मूल के जो जोहरान ममदानी है, इन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर भी बने हैं। और यहाँ एक और अपॉइंटमेंट है गजाला हाजमी की। ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी और इस पद पर चुनी जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो डैन कार्ड्स यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर्मेशन ईयर 1944 है, हालांकि एक्टिव है 1945 से। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसकी एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा हो जाएंगी। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है आईएमएफ के द्वारा। रिसेंटली आईएमएफ ने जो रिपोर्ट रिलीज की है 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये 6.4% बताई गई है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो शांता रंगास्वामी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 2019 है। हेडक्वार्टर रजिस्टर्ड ऑफिस तो मुंबई में है, लेकिन इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है ये हो जाएगा बेंगलोर में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला का नाम डायना एल्डूजी है। दूसरी महिला पूछा जाता तब नीतू डेविड राइट आंसर होता। क्रिस्टी कॉर्मेंट्री का नाम हम देख चुके कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। आगे हम शेखा नासिर का भी डिस्कशन करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? पी हरीश राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर 24 अक्टूबर 1945 है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर। पुर्तगाल के जो एंटोनियो गुटरेस है ये इसके अध्यक्ष हैं। इसकी मेंबर कंट्री है 193 और जो 193rd नंबर का मेंबर कंट्री है ये साउथ सुडान है। क्या भारत यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है? तो भारत बिल्कुल इसका मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया? प्रवीण सूद सीबीआई के महानिदेशक बनाए गए हैं, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो इसमें से जो डॉक्टर प्रेम कुमार है ये बिहार विधानसभा के स्पीकर रिसेंटली चुने गए हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वह क्रिकेट है, फुटबॉल है, शतरंज है, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रमुख का नाम हम देख लेते हैं।
जैसे कि फुटबॉल से रिलेट करेंगे ना, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी। पूछा जा रहा है इसके अध्यक्ष का नाम, जो कि हो जाएंगे कल्याण चौबे। यदि पूछा जाता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी, तो हमने देखा था फीफा। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर गियानी इन्फैंटो अध्यक्ष हैं। फिर हॉकी से रिलेट करते हुए हॉकी इंडिया के बारे में पूछा गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। वही यदि हम FIH के बारे में डिस्कस करते, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में, 1924 इसका फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और तैयब इकराम जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो AM खानविलकर यानी कि अजय माणिक राव खानविलकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये रिसेंट की अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वर्तमान में कौन क्या है वाले टॉपिक में आपको याद रखना है। इनकी नियुक्ति कोरोना काल में हुई थी, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आयोग है। अब देखिए, जैसे कि आपका ST SC OBC आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है, जिसके अध्यक्ष जो है ये हो जाएंगे V राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये नियुक्ति इस साल की है, इसलिए आपको याद रखना है। साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं। यही यदि हम ST कमीशन की बात करें, अनुसूचित जनजाति आयोग की, जो अंतर सिंह आर्या हैं, ये हो जाएंगे ST कमीशन के हेड। फिर पूछा जा रहा है कि किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम यहां से आपको याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई का। सुप्रीम कोर्ट की ये पूर्व न्यायाधीश हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है शेखा नासिर अल नौबैस, ये किस कंट्री से संबंधित है, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। हमने डिस्कस किया भी था इनके बारे में। ये UAE से बिलोंग करती हैं। जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंटली MPPSC प्रीलिम्स में। अभी जो 2026 का पेपर रहा था 26 अप्रैल 2026 को, एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनवरी 2026 में सर्जियो गोर ये किस देश में, मतलब कि भारत में अपना राजदूत किस देश में ये नियुक्त किए गए हैं? तो ये तो है अमेरिका के राजदूत, मतलब अमेरिका के ये जो सर्जियो गोर है, अमेरिका ने सर्जियो गोर को ही भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। 51 नंबर का क्वेश्चन है किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहां से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो समिति बनाई गई ना, इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है गंभीर आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी मंत्री हैं, इन्हें अयोग्य घोषित करने के कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना। समिति के सदस्य 31 हैं, जिसमें विपक्षी दल के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन है ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1966 है। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर इसका 69 मेंबर कंट्री है और 69 नंबर की मेंबर कंट्री यहां से इजराइल हो जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुनेत्रा पवार यहां से राइट आंसर है। आप सभी को मालूम है सुनेत्रा पवार ये महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के जो हस्बैंड थे अजीत पवार, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई, जिसके बाद से इन्हें NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है अरब लीग के नए महासचिव कौन बने हैं? तो नबी फहमी जो है ये अरब लीग के महासचिव कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं और इन्होंने अहमद अबूद घेईद को रिप्लेस किया। अरब लीग का फॉर्मेशन ईयर 1945 है। काहिरा मिस्र में हेडक्वार्टर है। 22 मेंबर कंट्री है इसकी। हालांकि संस्थापक देशों में इजिप्ट, इराक, ट्रांस जॉर्डन जो अब जॉर्डन के नाम से आप जानते हैं, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन शामिल हैं। पूछा जा रहा है फिक्की के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉर्मेशन ईयर 1927, दिल्ली में हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना की गई थी घनश्याम दास बिरला के द्वारा और इसकी महानिदेशक ज्योति विज हो जाएंगी।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, रिसेंटली बीडब्ल्यूएफ परिषद की ये अध्यक्ष चुनी गई हैं। मतलब कि 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए कुल मिलाकर के 3 सालों के लिए इस परिषद की ये सदस्य बनी हैं, जहां वे खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। बात की जाए यहां से दी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इस साल का जो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड कप है भारत होस्ट करने जा रहा है। कहां पर? तो राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। बीडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और थाईलैंड की जो खुनिंग पटामा है वर्तमान में इसकी राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष हो जाएंगी, प्रेसिडेंट हो जाएंगी। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो रिसेंटली जो प्रसून जोशी है ये प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रसार भारती का फॉर्मेशन ईयर 1997 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मई 2026 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है? तो देखिए मई 2026 में रोहित जैन जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने थे और अभी जुलाई चल रहा है, अभी तक डिप्टी गवर्नर में कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। हम ये देख चुके हैं कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इसके अलावा 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनके नाम यहाँ से मैंने मेंशन किए हैं। एक तो है एससी मुर्मू यानी कि शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और रोहित जैन का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान किस कंट्री से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81 सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80 नंबर का सत्र चल रहा है जिसकी अध्यक्ष है एनालेना ब्यारबाग जो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, लेकिन सितंबर से 81 नंबर के सत्र की अध्यक्षता ये करेंगे बांग्लादेश के विदेश मंत्री रह चुके खलीलुर रहमान। इन्होंने साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास काकोरिस को हरा करके ये पद पाया है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने अभी देखा ही था ना, याद रखें इसके 6 भाग हैं, 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें 15 मेंबर हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर कंट्री हैं यानी कि स्थायी सदस्य देश 5 है, अस्थायी 10 हैं। जो अस्थायी सदस्य देश है इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। फिर है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, सचिवालय है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। याद रखिए इन पांचों के हेडक्वार्टर कॉमन जगह है, कहां पर? न्यूयॉर्क में। एकमात्र इसका जो पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हेग नीदरलैंड में है। मिलता जुलता एक और टर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। यदि थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आप ये देख पाएंगे कि नीदरलैंड में हेडक्वार्टर तो है, हेग में है और फिर इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स भी पास पास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जॉन टर्नर जो हैं ये एप्पल कंपनी के नए सीईओ कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। और एप्पल कंपनी की यदि बात की जाए तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1976 है, कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ टिम कुक ये 1 सितंबर 2026 तक पदभार संभालेंगे और इनके बाद जो जॉन टर्नर्स है ये एप्पल के सीईओ के रूप में पदभार संभाल लेंगे। बाटा इंडिया ने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो संजय राव जो है ये बाटा इंडिया के एमडी सीईओ बने हैं और इन्होंने गुंजन शाह को रिप्लेस किया है। वर्तमान में ये जो बाटा जो कि एक फुटवेयर कंपनी है इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये लॉजेन स्विट्जरलैंड में ही, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मेटा ने किसे व्हाट्सएप का प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो कुणाल शाह है ये व्हाट्सएप के प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं। ये जून 2026 का करंट अफेयर मैं आपको बता रही हूँ। प्रमुख कंपनी के सीईओ पर एक बार नजर डालें तो इंडिगो के सीईओ विलियम वॉल्स हैं, ट्विटर के सीईओ लिंडा यकारिनो, हालांकि ट्विटर का अधिग्रहण ये एलन मस्क कर चुके हैं 2 साल पहले ही। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई है। गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गूगल जो है गुजरात में जो जामनगर है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, भारतीय मूल के हैं। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा हैं। अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी हैं लेकिन इसके मालिक जेफ बेजोस हैं। यूट्यूब के सीईओ भारतीय मूल के नील मोहन हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं और इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी देखिए, ये जो सीएम गवर्नर वाला टॉपिक है आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, जो कि मैं पढ़ा भी दूंगी। लेकिन अभी 2026 में कुछ राज्यों में इलेक्शंस हुए और कुछ राज्यों में जो मुख्यमंत्री बदले गए हैं उनसे रिलेट करते हुए 4-5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से ऐड कर दिए हैं। जैसे कि पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शुभेंदु अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में अभी तक टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, अब इन्हीं का स्थान ले लिया है शुभेंदु अधिकारी ने। अगला क्वेश्चन है, हेमंता बिस्वा शर्मा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो देखिए, असम के दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। यहाँ से सिर्फ हम सीएम के बारे में देख रहे हैं, इस स्टेट का डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि टॉपिक हमारा सिर्फ अपॉइंटमेंट का है। एन रंगासामी ये किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी जो है ये बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वीडी सतीशन ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो ये केरलम के नए मुख्यमंत्री बने हैं मई 2026 में। वही कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार जो है ना, ये अभी तक कर्नाटक के डिप्टी सीएम के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। मतलब जून से इन्होंने पदभार संभाला है पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद। इसी के साथ ही जी परमेश्वर ये राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद यहाँ पर 70 होना चाहिए, गलती से मैंने 69 ही ऐड कर दिया है। मैं इसे अपडेट करके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 2 महीने पहले ही लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है ये सीबीएसई के नए हेड बन गए हैं और इन्होंने राहुल सिंह को रिप्लेस किया है। राहुल सिंह जिनका तबादला किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर। सीबीएसई का फॉर्मेशन ईयर 1929 है और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके बिहार अपॉइंटमेंट वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। हाल ही में जो मीनाक्षी मदन राय है ये पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है, इन्होंने संगम कुमार साहू को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय मंचों पर देश का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत का ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए यदि वर्ल्ड बैंक की, इसका फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। भारत के जो अजय बंगा है ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और इसके ईडी बने हैं नीलकंठ मिश्रा, जिन्होंने परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में विमल एन पटेल बन गए हैं। तो समुद्रों और जो महासागर है इससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने वाली ये वैश्विक संस्था है ITLOS, इसी के अध्यक्ष बने हैं विमल एन पटेल। अगला क्वेश्चन है, UIDAI के CEO कौन बने हैं? यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके CEO का पदभार रिसेंटली जून के महीने से सौरभ विजय ने संभाला है। CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो रवि अग्रवाल पहले से ही CBDT के अध्यक्ष थे, अब इनका कार्यकाल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। CBDT होता क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि भारत में प्रत्यक्ष कर, जिसे आप डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं, इसे कंट्रोल करने वाली ये संस्था है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो विक्रम मिस्री पहले से ही विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल और एक्सटेंड किया गया है, जो कि 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? ये 15 दिन पहले की अपॉइंटमेंट है, जिसमें जो महेश दीक्षित है IB के नए निदेशक बने हैं, इन्होंने तपन कुमार डेका को रिप्लेस किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्मेशन ईयर 1887 है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने NCRB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके जो प्रमुख है पहले से ही अमित गर्ग थे और इनका कार्यकाल जो है ये बढ़ा दिया गया है रिसेंटली। 1986 NCRB का फॉर्मेशन ईयर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार
सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था, इसके प्रधानमंत्री के पद की शपथ किसने ली है? वन लाइनर में याद रखें, पेनपा सेरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर योगेश सिंह ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए हैं लगातार दूसरी बार। यहां से अदर यूनिवर्सिटी इस ऑप्शन में लिखी हुई हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला चांसलर का नाम हो जाएगा नईमा खातून। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर ये बनी है मनाली मकरंद क्षीरसागर। फिर यहां से फिर से यहाँ नंबरिंग मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 80 जाएगा। तो किसे अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनीत मैकार्थी का नाम आपको याद रखना है। 1 जून 2026 से ये पदभार इन्होंने संभाल लिया है। तो ये कुल 80 यानी कि 80 एमसीक्यू हमने देखे, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। 2 स्लाइड में हम सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखते हैं और इसके बाद अलग से बिहार कैबिनेट में जो नियुक्ति हुई है इसका डिस्कशन कर लेंगे। चलिए फटाफट से रिविजन करते हैं। सीआईआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन, सीबीडीटी के हमने देखा रवि अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उपेंद्र पी राजीव, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय, डीआरडीओ के अध्यक्ष हमने देखा राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, सीडीएसए एनएस राजा सुब्रमणी, नौसेना के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के हेड है शशि शेखर वेम्पति, एचएएल के सीएमडी रवि के, डीएमआईएल के पहले सीईओ संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ है वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, ये लास्ट ईयर की अपॉइंटमेंट है संगीता बरुआ वाली, और मुख्य सूचना आयुक्त, इनका नाम याद रखें, स्टार लगा लीजिए, राजकुमार गोयल हो जाएंगे। जो सूचना आयोग है ना, इसकी स्थापना आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत की गई थी। अब यहां से एक नजर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पर डालते हैं। हमने ये देखा अभी तो 80 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन चल रहा है, जिसकी अध्यक्ष जर्मनी की एना लेना ब्यारबाग। सितंबर से 81 सत्र चलेगा, जिसका प्रभार संभालेंगे बांग्लादेश के खलीलुर रहमान। यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए प्रीति सरन की नियुक्ति की गई। अरब लीग के महासचिव नवी फहमी है, इंडिको के सीईओ विलियम वॉल्स, ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बगीर जोलगाद्र बने। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बहरम साली, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव यूएई की शेखा नासिर बनी। आईएमएफ के पहले एमडी उप प्रबंध निदेशक डैन कार्ट्स है, कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल है, एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। एआईआईबी इनकी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जू जियाई है। संयुक्त राष्ट्र में महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे है। ट्विटर की सीईओ लिंडा यकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अदानोम, यूनिसेफ के हेड हो जाएंगे कैथरीन रसेल। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई। इस पूरे स्लाइड में हमने देखा राष्ट्रीय नियुक्तियां, हमने देखा इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, हमने देखा बिहार की नियुक्तियां। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल में सब कुछ कवर हो गया है। बिहार की नियुक्तियों के लिए या बिहार में कौन क्या है ये देखने के लिए एक अलग से हमें स्लाइड देखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर कैबिनेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, इस पर एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया था मई के महीने में, लेकिन सारा ये कंपाइल करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए एक बार फिर से इसका रिविजन कर लेते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं बिहार के नए मंत्रिमंडल की तरफ, जो 2026 में बना है। आप सभी को मालूम है कि नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। तो इनके पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, सब कुछ मिल गया है यहाँ पर सम्राट चौधरी को। यहाँ पर विजय कुमार चौधरी को मिला है जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्रालय। विजेंद्र प्रसाद यादव तो वित्त वाणिज्य कर यानी कि फाइनेंस कमर्शियल टैक्सेस मंत्रालय इन्हें मिला है। श्रवण कुमार को मिला है ग्रामीण विकास, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय। विजय कुमार सिन्हा को यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल चुका है। दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार यानी कि रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स मंत्रालय इन्हें मिला। निशांत कुमार में यहाँ स्टार लगा लीजिए।
ये नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग मिला है। लेसी सिंह को मिला है भवन निर्माण विभाग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग मिला है। नीतीश मिश्रा को मिला है नगर विकास, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दामोदर रावत ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके नाम है। संजय सिंह को उच्च शिक्षा और विधि यानी कि लॉ के लिए चुना गया। अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मिला। भगवान सिंह कुशवाहा को योजना विकास मंत्रालय। अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन युवा रोजगार मंत्रालय। जो मदन सहनी है, इन्हें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय सौंपा गया है। संतोष कुमार सुमन जो है, इन्हें लघु जल संसाधन विभाग यानी कि माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सौंपा गया है। जो रमा निषाद हैं, इन्हें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रभाग में नियुक्त किया गया है। रत्नेश सादा, इन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट दिया गया है। कुमार शैलेंद्र को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चुना गया है, यानी कि ये डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है। जो शीला कुमारी हैं, इन्हें साइंस एंड टेक विभाग दिया गया है। और केदार प्रसाद गुप्ता को टूरिज्म डिपार्टमेंट। लखेंद्र कुमार रोशन को अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर के लिए चुना गया। सुनील कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग सौंपा गया। श्रेयसी सिंह को उद्योग एवं खेल यानी कि इंडस्ट्रीज और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। जमा खान को माइनॉरिटी वेलफेयर यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चुना गया। नंद किशोर राम जो है ना, इन्हें डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया। बुलो मंडल को एनर्जी डिपार्टमेंट दिया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व कला और संस्कृति मंत्रालय सौंपा गया है, यानी कि माइंस एंड जियोलॉजी आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट इनका है। जो श्वेता गुप्ता है, इन्हें सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण के लिए चुना गया। वही मिथिलेश तिवारी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। रामचंद्र प्रसाद को एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया गया है। जो संजय कुमार सिंह है, इन्हें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए चुना गया। संजय कुमार को शुगर केन इंडस्ट्री यानी कि गन्ना उद्योग के लिए चुना गया है। दीपक प्रकाश ये पंचायती राज मंत्रालय जो राज्य का है ये संभालेंगे। तो यहाँ पर कुल 35 जो नियुक्तियां हैं या बदलाव हैं बिहार की कैबिनेट में, ये हमने देखा है। इस पूरे लेक्चर में एक तो हमने राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अलग से पहली बार बिहार में जो अपॉइंटमेंट है ये ऐड करी है। यहां से यदि मैं सिर्फ बिहार की अपॉइंटमेंट हटा दूं तो ये जो नेशनल इंटरनेशनल वाला टॉपिक है ना, वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड, ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे है, अभी आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है, इन सभी में आपको हेल्पफुल होगा। वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है जरूर शेयर करें। तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे तीसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।